मेरे प्यारे मित्रों, और पढ़ाई लिखाई चल रही बढ़िया। तो हम डेली बाय डेली मिल रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो सीधे सीधे एग्जाम की दृष्टि से है। और इसमें आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में 18वां जो चैप्टर है, प्रकाश का व्यतिकरण। मेरी बातों को ध्यान से समझना है, सुनना है, और आप जो क्वेश्चन प्रश्न नहीं आ रहे हैं वो आपको पूछ सकते हैं इसमें। तो देखिए, हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं और टॉपिक को ध्यान से इसको देखिए। आपके पास किताबें होंगे और उसमें से जो चीजें नहीं समझ में आएंगे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं बीच में। चलिए, इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए, पहला जो टॉपिक इसमें दिया हुआ, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, इसका मतलब यह हुआ, अगर कोई दो या दो से अधिक तरंगे हैं आपस में कहीं जाके मिल रही हैं तो अध्यारोपित कर रही हैं, उसी के बारे में बताना है। इसमें लिखा है, देखिए, जब दो या दो से अधिक समान प्रकार की तरंगे, जब दो या दो से अधिक समान प्रकार की तरंगे, मतलब जो तरंगे जाएंगी वो कैसी होनी चाहिए? समान प्रकार की। पहला, किसी माध्यम से एक साथ संचरित होती है। अगर कोई माध्यम है तो उससे क्या हो रही है? एक साथ संचरित मतलब जा रही हैं एक साथ। जैसे मान लीजिए एक माध्यम है, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार तरंगे हैं, यहाँ से निकल रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। तब माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन, तब माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन अगर वायु हो तो तरंगों के द्वारा इस कण पर उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग जो विस्थापन। अच्छा बताइए, अगर एक तरंग जाएगा, संचरण करेगा, तो कोई ना कोई उसके कण विस्थापन करेंगे। दूसरा जाएगा तो वो भी करेगा, तीसरा जाएगा तो वो भी करेगा, चौथा जाएगा, मतलब जितने भी कण होंगे वो जाएंगे तो अपना क्या करेंगे? कहीं ना कहीं विस्थापन करेंगे, अपना विस्थापन होगा और कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगे, कहीं ना कहीं जा करके मिलेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसे तरंगों का अध्यारोपण का क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो इसमें ध्यान देना है कि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत में, इसमें दो या दो से जो अधिक तरंगे होती हैं वो समान प्रकार का होना चाहिए, पहला कंडीशन। और ध्यान दीजिए, किसी एक माध्यम में वो संचित हो रही हैं, अलग अलग ना माध्यम हो। माध्यम क्या होना चाहिए? समान प्रकार के हों। और दूसरा जो है, एक ही माध्यम हो। जब एक माध्यम से जब जाते हैं तो उनका कोई ना कोई विस्थापन होगा। जैसे कोई कोई तरंग जो होगा बहुत तेज जाएंगे, कोई धीरे जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो धीरे। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से गोरखपुर जाना है, तो इसमें एक साइकिल ले लीजिए, एक फोर व्हीलर ले लीजिए, एक बाइक ले लीजिए, एक और कुछ और ले लीजिए। तो कोई जाए जिसका जैसा स्पीड रहेगा उसी के साथ से पहुंचेगा ना। तो दोनों एक समान कला में जाएंगी और जाएंगे कहाँ? अपने डेस्टिनेशन पर जाएंगे। इसी प्रकार से ये भी चीजें होती हैं। अब अगला जो पॉइंट है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? कोई दो समान आवृत्ति की, देखिए लिखा है, कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जिनके आयाम क्या हो? समान हो। इसका मतलब यह है कि अगर दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे ले लेते हैं, आवृत्ति क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है। और उनके आयाम भी क्या होने? समान। जब किसी माध्यम में एक साथ संचित होती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों का अलग तीव्रताओं के योग से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर कोई तरंग किसी माध्यम से निकल रही है, संचित कर रही है, तो अलग अलग जगह पर उसकी तीव्रता क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे नहीं होता, अगर मान लीजिए एक क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर टीचर जो है अगर कोई बात बोल दिए हैं तो हर बच्चे की जो बोलने की कैपेसिटी होगी अलग अलग होगी ना। कोई तो भुन्न से बोल देगा और कोई बहुत तेज बोलेगा। तो अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा? अलग अलग तीव्रताएं क्या होंगी? अलग अलग होगी, होगी ना। तो कुछ स्थानों पर तीव्रता क्या होगा? न्यूनतम होगा। न्यूनतम का मतलब बहुत थोड़ा सा, मिनिमम। अब कुछ स्थानों पर तीव्रता क्या होगा? बहुत अधिक होगा। जैसे हम रहते हैं, जिस व्यक्ति के साथ जाते हैं उसी सामने क्या करते हैं? बोलते हैं ना उसी तरह से। जैसे मान लीजिए हम घर पर हैं, अभी हम घर के अंदर है तो उतना तेज नहीं बोलेंगे, ठीक है, बहुत शांत रहेंगे। कोई मेहमान आ गया तो हम जानेंगे मेहमान आया तो हम शांत रहेंगे। लेकिन अगर हम क्या बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हमारा आवाज क्या हो जाएगा? लाउड हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो ही कह रहा है कि जब यह संचित क्रिया करती है तो किसी न किसी एक माध्यम में क्या होता है? किसी बिंदु पर वह जो तीव्रता होती है न्यूनतम हो जाती है और कहीं तीव्रता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है, ठीक है।
कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम अथवा लगभग शून्य हो जाती है। लगभग क्या शून्य मान लिया जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण का मतलब ये होता है कि जहां पर प्रकाश गिर रही है तो कहीं पर न्यूनतम हो जाएगी अर्थात शून्य हो जाएगी और कहीं पर अधिकतम हो। इसका मतलब होगा कहीं पर ज्यादा चटक हो जाएगा, कहीं बहुत ज्यादा क्या हो मतलब हल्का हो जाएगा, कह सकते हैं। हल्का मतलब अंधेरा टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो उसे ही कहा जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। हमको लगता है समझ में आ गया होगा, इतना आया ना समझ में। अब देखिए व्यतिकरण को तरंगों की कला के आधार पर, अब ध्यान दीजिए, व्यतिकरण को तरंगों की कला के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि व्यतिकरण को तरंगों की कला के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। अब देखिए यहाँ पर पहला भाग क्या है, जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होता है। तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम, अधिकतम लिखा है ना, आई अधिकतम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम होता है। उन बिंदुओं पर व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी होता है। संपोषी का मतलब होता है मैक्सिमम। संपोषी का मतलब ये होता है कि ज्यादा चटकार होगा, ज्यादा वहां उजाला होगा, ज्यादा लाइट होगी। और दूसरा होता है जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होता है, आई मिनिमम, आई मीन, ठीक है। तो उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण क्या होगी, विनाशी व्यतिकरण होगी। विनाशी व्यतिकरण होगी। विनाशी का मतलब होता है वहां अंधेरा पूरा रहेगा, ठीक है। तो प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है तरंगों की कला के आधार पर दो होती है। पहला क्या होता है, तीव्रता जहां अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है, जहां तीव्रता न्यूनतम होती है क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। अब आएंगे ये सब पॉइंट के बारे में, ये सब हम लोग क्या है लॉन्ग में जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि अगर ये चीजें छोटी छोटी बातें चीजें हमको याद रहेगी ना, तो हम जब क्या है डेरिवेशन कराएंगे और अन्य चीज बताएंगे तो आपको पूरी तरह से क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पढ़ लेंगे, फिर आने वाले समय में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स पूरी तरह से चलेगा, तो आप उसको कर लेंगे। तो अब व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता। जैसे मान लीजिए जब कोई तरंगे चलती हैं तो कहीं बहुत सारी जब तरंगे चलेंगी कहीं न कहीं मिलेंगी, तो मिलेंगी क्या होगा, व्यतिकरण का सिद्धांत होगा, या तो होगा संपोषी होगा या तो विनाशी होगा। तो देखिए जब संपोषी विनाशी होगा तो उसमें क्या, जब तरंगे जा रही है तो उसका कोई ना कोई आयाम होगा। आयाम का मतलब ये होता है कि कितनी दूरी है, कितनी अपने डिस्टेंस में क्या कर रही है, चल रही है, कवर करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम साइकिल से जाएंगे तो उसका आयाम क्या होगा, एक बात कर रहे हैं, साइकिल जाए उसका आयाम क्या होगा, कम होगा। कारण क्या है कि इतने छिक के जाएगा ना। अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रक से जा रहे हैं तो पूरा रोड छिक के जाएगा ना, कि साइकिल जहां जहां ऑन फुट चलते वहां ले चले जाएंगे तो गिर जाएगा नीचे ही। तो वही बात कह रहा है। तो व्यतिकरण में परिणामी तरंग आयाम और तीव्रता क्या होता है, देखिए परिणामी तरंग का आयाम जो होता है, अगर परिणामी तरंग आयाम अगर a मान लिया जाए तो a बराबर होता है अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है। कितना होता है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है। किसमें होता है, अंडर रूट में। तो ये परिणामी तरंग का आयाम है, कहाँ से आया, कैसे आया है, किस नियम से आया है, सब हम लोग डेरिवेशन में पढ़ेंगे। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता होता क्या है, तो कह देंगे इतना होता है। जहां a1 क्या है, प्रथम तरंग का आयाम है, ठीक है। a2 कितना है, द्वितीय तरंग का आयाम है, आयाम मान होता है एम्पलीट्यूड उसका। और फाई क्या है, तरंगों के मध्य कालांतर है, तथा ए क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है। परिणामी का मतलब होता है कि जहां पर इम्पोज किए हुए हैं, तो जैसे मान लीजिए हम गए, हमारा आयाम दूसरा है, ये गए, इनका आयाम दूसरा है, तो दो ही लोग जा रहे हैं तो उनका बीच में कितना गैपिंग है, आयाम कितना है दो तरंगों का, तो कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगे ना। तो परिणामी क्या होगी, उसकी तीव्रता होगी, और तीव्रता जब हम ज्ञात करेंगे उसका आयाम निकलेगा। तो जब तीव्रता क्या होगा, परिणामी होगा, तो आयाम तो भी परिणामी होगा। तो उसको हम क्या मान लिए, कैपिटल ए मान लिए हैं। तो a1 प्लस a2 जो होता है, दोनों मिलेंगे अलग अलग माध्यम में मिलेंगे ना, तो वही बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद लिखा विशेष स्थितियां, लिखा है स्पेशल कंडीशन, लिखा है ना। स्पेशल कंडीशन होता क्या है, जिसमें 3-4 जो है, 4-5 स्पेशल कंडीशन है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, यदि कलांतर फाई बराबर 2m पाई हो जाए, यदि क्या है, कलांतर क्या फाई बराबर कितना हो जाए। अब देखेंगे प्रश्न में ध्यान देखेंगे, फाई का मान उसमें दिया है कास फाई। इसका मतलब जो आप आयाम निकाले हैं ना, कास फाई दिया है कि नहीं दिया है।
तो A1 जो यदि कलांतर 5/2m पाई हो जाए तो परिणामी तरंग का आयाम क्या होता, अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि व्यतिकरण की शर्तों में जो तरंग का आयाम होता है कब अधिकतम होता है, तो कह देंगे फाई का मान जब 2m पाई रख देंगे, फाई का मान कितना रख देंगे 2m पाई, अर्थात जहां m होगा 1 2 3 डॉट 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 होगा, एक हो सकता है m का मान, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पूर्णांक होंगे, कोई न कोई इंटीजर होगा, होगा ना होगा। अर्थात अगर वहां अधिकतम होगा तो बताइए हमको a मैक्स बराबर कितना होगा, a1 प्लस a2 होगा, कितना होगा a1 प्लस a2, a मैक्स, मैक्स मान होता है अधिकतम, मैक्सिमम। उसके बाद ध्यान दीजिए जब कलांतर 5 बराबर 2m-1 होगा, जब m-1 आ गया ना 2m-1 तो न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम होगा तो आयाम क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, तो a मिनिमम क्या होगा a1 डिफरेंस a2 आ गया ना, जब माइनस है, माइनस मतलब न्यूनतम, तो एक कम कर देंगे, ऐसे ही आप याद करेंगे तो यहाँ a मिनिमम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जब परिणामी तीव्रता दोनों का ज्ञात करना है, जो आयाम क्या है परिणामी निकल रहा है तो उसकी तीव्रताएं भी तो परिणामी होंगी, तो मान लेते हैं आई उसका परिणामी तीव्रता हो तो आई इक्वल टू कितना होगा I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 cos फाई, होगा कि नहीं होगा। अब इसको अब ध्यान दीजिए जहां I1 है वो प्रथम प्रकाश की तरंग तीव्रता है, I2 क्या है द्वितीय प्रकाश तरंग की तीव्रता है, और I क्या उसका परिणामी तीव्रता है। ठीक है, आपको बस यही चीज याद रखना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर सूत्र पता है क्या दिया है, जैसे प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, अगर आप लिखते जाएंगे ना और सूत्र के हिसाब से रखेंगे, भले ही आपका जो कैलकुलेशन थोड़ा गलती भी हो जाएगा तो भी आपको नंबर क्या होंगे मिलेंगे, लेकिन हमको जब जड़े ही नहीं पता है तो कैसे हम हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो ये आप डेली बाय डेली क्या करेंगे, ऐसे इसके लर्न करेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ, किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता उस बिंदु पर मिलने वाली दोनों तरंगों के बीच कालांतर फाई पर निर्भर करता है। अब देखिए ध्यान ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बिंदु पर कोई दो तरंगे जा रही हैं तो उसकी तीव्रता होगी, अगर दोनों मिलेंगी तो बीच में कहीं गैपिंग रहा होगा तभी ना। जैसे मान लीजिए दो चीजें जा करके चल रही हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से चल रही हैं, तो चलते 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 कहीं ना कहीं मिलेंगी ना, तो बीच में बताइए गैपिंग नहीं है तो बैकी कोई ना कोई एंगल बनाएगी ना, वही एंगल का मतलब होता है उसमें कलांतर, कला में अंतर कितना रहा है, वो किस कला में किस फेज में चल रही हैं। तो कह रहा है कि जब कला में अंतर आ जाता है, मिलने वाली तरंगों के बीच कला में फाई पर निर्भर करती है, कितना उसमें अंतर आ रहा है, कितना दूर जा रही है, कितना नजदीक जा रही है, किस बिंदु पर मैक्सिमम हो रहा है, किस बिंदु पर मिनिमम हो रहा है। बात समझे। अधिकतम तीव्रता जो होता है उसे क्या कहते हैं, संपोषी कहते हैं। जहां न्यूनतम होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोनों का जो अनुपात होता है आई मैक्स बटे आई मीन A1 प्लस A2 का और अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अधिकतम तीव्रता संपोषी और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात ही होता है वो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिपेंड क्या करेगा, किसकी तीव्रता ज्यादा है किसकी तीव्रता कम है। पहले का भी ज्यादा हो सकता है, दूसरे का कम होगा, दूसरे का कम हो सकता है, पहले ज्यादा हो सकता है, दोनों न्यूनतम होंगे, दोनों का कम कम होगा, हो सकता है दोनों का अधिकतम हो, लेकिन एक बार अधिकतम होगा तो दूसरा न्यूनतम होगा 100%, एक कंडीशन होता है, एक बार न्यूनतम होगा तो एक बार अधिकतम होगा, एक बार अधिकतम होगा तो दूसरा न्यूनतम होना ही है, फिक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो है कलाबद्ध कला संबद्ध स्रोत जो क्या होता है। देखिए वे प्रकाश स्रोत जिससे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है। कलांतर स्थिर का मतलब ये होता है वहां पर कलांतर में कोई अंतर ना हो, वो स्थिर हो जाए, अगर φ1 है तो φ1 रहे, φ2 रहे तो φ2 रहे, इसी को कहते हैं, उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। व्यतिकरण हेतु प्रकाश स्रोत का कला संबंध होना आवश्यक। अगर व्यतिकरण की कंडीशन अगर हमको ज्ञात करना है तो हमारा जो कलांतर होगा कला संबंध होना चाहिए। ठीक, एक प्रश्न यहाँ बनेगा। अब अंतिम जो है टॉपिक हमारा दिया हुआ है यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखाचित्र प्रयोग। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको ध्यान देना है प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग। यंग कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ज्ञात करने के लिए रेखाचित्र का क्या किया था, प्रयोग किया था, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पहला इसमें दिया हुआ है यमुवी द्वीप फ्रिंज की दूरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विरेखा छिद्र में यमयू द्वीप की फ्रिंज की दूरी कितनी होती है, तो यम डी कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, इसे याद रखिएगा। दीप्त का मतलब होता है जो ज्यादा क्या होता है, दिखाई देता है, जो ज्यादा चटक होता है।
ठीक है। और जो ज्यादा टकक चटक नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। कितना दूरी जा रहा है, जो ज्यादा दिखाई देगा वो ज्यादा चटकीला होगा ना, और जो कम दिखाई देगा वो कम होगा। तो यमवी का मतलब होगा, कैसे याद रखेंगे, यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगा, यम होगा, क्योंकि यमवी कह रहा है तो यम हो जाएगा। दूसरी कहेगा तो यम बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। कैपिटल डी लेमडा अपन स्मॉल डी होगा। अगर यमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कर रहा है तो बस क्या, कुछ नहीं करना, एक घटा देना है। बताया ना ऊपर वाले में, पीछे वाले में जो हम क्या परिणामी तीव्रता के ऊपर पढ़ रहे हैं कलांतर 5 तो 2m-1 था ना। पीछे आइए तो वहां देखिए 2m-1 है, फिर डी लेमडा अपॉन डी है, जहां यम का मान कितना होना चाहिए, 1 2 3। अगर एक व्यतिकरण के लिए पूछ रहा है, एक के लिए पूछ रहा है, दीप्त एक के लिए, तो यम बराबर 1 हो जाएगा। 2 के लिए पूछेगा 2 होगा। तो हम मान हम रखते जाएंगे अपने आप। प्रश्न जब प्रश्न को हल करेंगे ना तो हमको लगता है कि पूरी तरह समझ में आ जाएगा। बस इसको आपको याद रखना है। अगर व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है, अगर व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई W ज्ञात करना है तो डी लेमडा अपन क्या होता है, डी होता है, डी लेमडा अपॉन डी। तो डी जो ऊपर रहेगा वो कैपिटल डी रहेगा, लेमडा रहेगा नीचे रहेगा। अब समझ लेते हैं कैपिटल डी है क्या और स्मॉल डी क्या है। तो ध्यान दीजिए, स्मॉल डी जो होता है दो रेखा छिद्रों या दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। तो प्रश्न में दिया रहेगा द्विरेखा छिद्रों का दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। अब द्विरेखा छिद्र होता क्या है, अभी आगे चलकर क्वेश्चन हम बता देंगे कि होता क्या है। और कैपिटल डी क्या है, द्विरेखा छिद्रों से पर्दे की दूरी। लेमडा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और कोड़ी फ्रिंज की चौड़ाई अगर ज्ञात करना है तो थीटा इक्वल टू लेमडा अपान स्मॉल डी होता है। तो ये हमारा क्या था, प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। हमको लगता है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक दो बार पढ़ेंगे, इसको लिख लेंगे तो ये जो एक एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है। अब आने वाले समय में हम बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हैं, देख लीजिए। इसको क्वेश्चन को हम हल करा देंगे, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अपने माइंड को सिक्योर रखें, बढ़िया से पढ़ें। और जो चीज़ें नहीं समझ में आता हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सर कैसे आएगा। क्योंकि समझदारी से पढ़ना ही बेटर होता है। अगर आप पूरे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक भी चीज़ें याद नहीं रहेगी। अब बार बार उसको क्या करें, रिविजन करें। ज़्यादा रिविजन करने से हमारा जो माइंड सेटअप होता है वो सही हो जाता है। क्योंकि एग्जाम हमको लिखना है, ठीक है, क्रैक करना है किसी तरह से अच्छे नंबर से। तो सही डायरेक्शन पढ़ेंगे, सही रूप में पढ़ेंगे तो आप आगे बेटर कर सकते हैं। तो अभी इतना हो गया मेरा, तो यही वीडियो समाप्त करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको पूरी तरह से एक बार दो बार पढ़ना है, लिखना है, और जो चीज़ नहीं समझ आएगा मुझसे पूछ लेना है। तो यही वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।